नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ में पूनम। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों की और सबसे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक होनी है आज। एक महत्वपूर्ण बैठक सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी। बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक होनी है आज। एक महत्वपूर्ण बैठक सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सोनू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोनू, सीएम धामी की बैठक होनी, महत्वपूर्ण बैठक सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी मंत्रिमंडल की। कौन कौन से मुद्दे इस बैठक में उठाए जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, क्या कुछ खास इस बैठक में रहने वाला है, कितने बजे यह बैठक होगी, विस्तार से बताएं। देखिए पूनम, ये जो उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक होनी है 11 बजे इसका समय नियत किया गया है। और जो बैठक है वो सामान्य तौर पर अभी तक सचिवालय में आहूत हुआ करती थी, लेकिन ये जो बैठक हो रही है ये इस बार मुख्यमंत्री आवास में होगी और अब से कुछ समय बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक इस लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि लंबे समय से जो जोशीमठ आपदा प्रभावित जो लोग हैं, जो शिविरों में रह रहे हैं और अपने घर की और स्थायी पुनर्वास की आस लगाए सरकार से बैठे हुए हैं, इसमें राज्य और केंद्र सरकार के स्तर की बैठकें भी हो चुकी हैं। इसमें आज राज्य सरकार इस कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला जो आपदा प्रभावित जोशीमठ के लोग हैं इनके स्थायी पुनर्वास का इनको राहत पहुंचाने के लिए फैसला ले सकती है। ये प्रस्ताव इसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो आज की कैबिनेट की बैठक में आएंगे, जिन पर चर्चा होगी। उसके बाद कैबिनेट अपनी मंजूरी प्रदान कर सकती है। तमाम ऐसे मामले हैं विभागों के। अगर हम अन्य मामलों की बात करें तो जो पर्यटन की नई नीति है उस पर चर्चा होगी, संभवतः उसको भी मंजूरी दे दी जाएगी। और इसके साथ साथ आने वाले समय में उत्तराखंड में बजट सत्र आहूत होगा। बजट सत्र कहां पर आहूत होगा, इसका समय क्या होगा, इसकी तिथि पर भी आज कैबिनेट अपनी स्वीकृति प्रदान कर देगी। तो कई मायनों में आज की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके अलावा कई विभाग के ऐसे प्रस्ताव है, कर्मचारियों से जुड़े ऐसे प्रस्ताव है, नियमावली से ऐसे जुड़े प्रस्ताव है जिनके संशोधन होने हैं, जिनमें नियमावली में संशोधन होने हैं। और अभी हाल ही में जो स्वास्थ्य विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया था कि अलग अलग अस्पतालों में, अलग अलग चिकित्सालयों में जो पंजीकरण शुल्क है वो अलग अलग धनराशि जो खास तौर पे मरीज हैं उनसे ली जाती है, उसको एक रूपता का स्वरूप दिया जाए। इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट में रखा जाएगा। तमाम ऐसे मामले हैं, कर्मचारियों से हैं, नीतियों से हैं, लोगों से जुड़े हुए मामले हैं जिन पर कैबिनेट में आज चर्चा होगी। चर्चा के बाद कैबिनेट की मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी। तो देखना होगा कि आज जो ये कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, धामी कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले आज लिए जाते हैं। जी पुनः बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निर्णय, क्या कुछ फैसले इस बैठक में लिए जाते हैं मंत्रिमंडल की बैठक में। सोनू बने रहिएगा, आप हमारे साथ, में लौटूंगी आपके पास। तो मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक कह सकते हैं, उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक होनी है आज। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और कहा जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे। अहम फैसले आज इस बैठक में ले सकते हैं सीएम धामी। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर भी देहरादून से है। केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारी, 1 घंटे में 1200 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। तो श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर, दर्शन जो है 1200 श्रद्धालु 1 घंटे में दर्शन कर सकेंगे। टोकन सिस्टम की व्यवस्था लागू की जाएगी ताकि यात्रा को और व्यवस्थित किया जा सके। तो श्रद्धालुओं के लिए जो है लगातार यहाँ पर कह सकते हैं दर्शनों के लिए कि श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था, धीरे धीरे इस व्यवस्था में और भी सुधार किया जा रहा है। टोकन व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी
ताकि जो है श्रद्धालु जल्द से जल्द और सुगम तरीके से भगवान के दर्शन कर सके, भगवान केदारनाथ का आशीर्वाद ले सके, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो ऐसे में सभी चीज़ों को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन उसी मैनेजमेंट को और ज़्यादा जो है सुधार किया जा रहा है उस मैनेजमेंट में कि किस तरीके से जल्द श्रद्धालु जो है बिना किसी परेशानी के भगवान केदारनाथ के दर्शन कर सके, आशीर्वाद ले सके। ज़्यादा जानकारी के साथ सोनू लगातार बने हुए हैं। सोनू, हालांकि व्यवस्थाएं पहले से भी की जा रही हैं, लेकिन अब इन व्यवस्थाओं को लगातार दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जो केदारनाथ धाम के दर्शन की जो व्यवस्थाएं हैं, उनको चाहे वो मंदिर समिति हो या स्थानीय प्रशासन हो या राज्य सरकार हो, इनके स्तर से और बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालु एक सुखद सुरक्षित यात्रा का संदेश लेकर वापस दर्शन करके यहाँ से जाए। चूंकि जो केदारनाथ धाम स्थित है वो इलाका पर्वतीय क्षेत्र है और विषम भौगोलिक परिस्थितियों का भी कई बार श्रद्धालुओं को सामना करना पड़ता है। लिहाजा एक सीमित संख्या में ही जो श्रद्धालु हैं वो एक सीमित समय के दौरान ही दर्शन कर पाते हैं। तो जो व्यवस्थाएं हैं वो यात्रियों के हित में हो, श्रद्धालुओं के सुरक्षा के हित में हो और सही तरीके से श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर सकें, अपनी मन्नत को पूरा कर सकें। देखिए, किसी भी व्यक्ति विशेष की हसरत होती है, उसकी इच्छा होती है कि वो बाबा के दर्शन करने उत्तराखंड पहुंचे। तो उत्तराखंड पहुंचने वाले दूर दराज से जो लोग हैं वो बड़े मनोभाव के साथ यहाँ आते हैं, उनको दिक्कत ना हो। जो मंदिर समिति है वो ये व्यवस्था बेहतर करने के प्रयास कर रही है और यात्री जो हैं सुखद यात्रा कर सकें, ये कोशिश की जा रही है। देखिए, बड़ी तादाद में श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। 6 माह के समय के लिए जो है वो यात्रा होती है और इस 6 माह की समय सीमा में लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने पहुंचते हैं। अलग अलग मार्ग से लोग पहुंचते हैं, कुछ हवाई सेवाओं के माध्यम से पहुंचते हैं, कुछ पैदल यात्रा करके दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे में यात्रा करने के दौरान यात्रियों को दर्शन के दौरान दिक्कत ना हो, इन व्यवस्थाओं को मुकम्मल किया जा रहा है। और अब आने वाले समय में जैसे यात्रा शुरू होगी तो टोकन व्यवस्था शुरू की जाएगी, ताकि जो श्रद्धालु हैं वो सही तरीके से दर्शन कर सके, पूजा अर्चना कर सकें। जी बोलिए। जी सोनू, बिल्कुल बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो श्रद्धालु जो है दर्शन कर सकें अच्छे से भगवान के बिना किसी परेशानी के केदारनाथ धाम यात्रा में, क्योंकि श्रद्धालु की भारी भीड़ जुटती है और ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। लेकिन जो है श्रद्धालु जल्द से जल्द भगवान के दर्शन कर सके। 1 घंटे में 12 श्रद्धालु इस व्यवस्था से जो है दर्शन कर सकेंगे। टोकन सिस्टम की व्यवस्था अब लागू की जाएगी ताकि यात्रा को और व्यवस्थित किया जा सके और इसी के साथ श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है और इसी को लेकर जो है टोकन सिस्टम अब लागू किया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए जो है केदारनाथ के अब दर्शन करना और सुगम होगा। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर हमें मिल रही है देहरादून से। महिलाओं के आरक्षण का मामला, 30% क्षैतिज आरक्षण का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। हाईकोर्ट के फैसले से ही पीसीएस के नतीजे तय होंगे। हाईकोर्ट ने सरकार से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। 4 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जो महिलाओं के आरक्षण का मामला हालांकि काफ़ी पहले से जो है गरमाया हुआ है और मामला कोर्ट तक भी पहुंचा है। 30% आरक्षण का मामला जो है लगातार सुर्खियों में बना हुआ रहा है। इसको लेकर हमने देखा भी किस तरीके से जो है याचिकाएं दायर की गई। सरकारी नौकरी में महिलाओं के आरक्षण को लेकर जो है हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट के फैसले से ही पीसीएस के नतीजे तय होंगे। 30% क्षैतिज आरक्षण का मामला अब हाईकोर्ट पहुंचा है। हाईकोर्ट ने सरकार से 6 सप्ताह के अंदर जवाब भी मांगा है। 4 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होने की बात सामने आई है। और ज़्यादा जानकारी के साथ सोनू लगातार बने हुए हैं।
सोनू, हाई कोर्ट पहुंच चुका है ये मामला, जो 30% क्षैतिज आरक्षण का मामला है, लगातार गरमाया रहा, लगातार इस मुद्दे को लेकर जो है वार पलटवार भी हमने देखा किस तरीके से, लेकिन अब ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा है, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? देखिए, हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है एक अभ्यर्थी के माध्यम से, उसमें जो तथ्य दिए गए हैं वो संविधान का हवाला दिया गया है और संविधान में जिस तरीके के प्रावधान हैं उनको आधार बनाया गया है। क्योंकि सरकार पहले ही ये फैसला ले चुकी है, कई सालों से मामला चला आ रहा था। पहले जब सरकार ने अपने स्तर से आदेश जारी किया तो फिर कुछ लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट के दरबार में पहुंचने के बाद सरकार से हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया और अंतोगत्वा हाई कोर्ट ने सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी, जिसके एवज में जो राज्य की सरकार है उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और इस दौरान ये पूरा का पूरा जो आरक्षण दिए जाने का मामला है, सरकार ने इसको विधानसभा के सत्र के दौरान सदन में पेश किया और इसको पारित कर इसको कानून का रूप दे दिया। राज्यपाल ने भी इसमें अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। अब चूंकि ये पूरी तरह से कानून बन चुका है, अब पीसीआर की परीक्षाएं पहले भी हुई हैं, आगे भी होनी है, तो ऐसे में जो कुछ अभ्यर्थी पहले ही परीक्षा दे चुके हैं दूसरे राज्यों के, उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और उनका मानना साफ तौर पर ये है कि संविधान के अनुरूप ये व्यवस्था नहीं हो सकती जिस तरह से उनके वकील तर्क दे रहे हैं। लेकिन सरकार का मानना ये है कि महिलाओं के हित में ये कदम उठाया गया है और जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सरकार उस याचिका को भी अब वापस ले सकती है और पूरी तरह से कानून के तौर पर इसका फायदा, इसका लाभ जो है आने वाले समय में उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी सेवाओं से संबंधित जो परीक्षाएं होंगी उसमें मिलने वाला है। निश्चित तौर पर चूंकि अब कानूनी दांव पेच में पूरा का पूरा मामला फंस गया है, तो अब ये देखना होगा कि सरकार जो जवाब देती है, सरकार की स्थिति तो पूरी तरह से स्पष्ट है। जो 6 माह की समय सीमा तय की है हाई कोर्ट ने जवाब देने के लिए, उसमें सरकार अपनी तरफ से पूरे तर्क प्रस्तुत करेगी। जवाब में साफ तौर पर बताएगी कि किस तरह से उसने एक कानून बनाया है और कैसे अब उस अध्यादेश के अनुरूप महिलाओं को लाभ पहुंचाया जा रहा है। और इसके बाद जो सुनवाई हाई कोर्ट में 6 माह बाद होनी है, ये देखना होगा इसमें कि आखिर हाई कोर्ट से क्या फैसला आता है, क्या जो सरकार की मंशा है उसे बल मिलता है या फिर कुछ और तर्क हाई कोर्ट इसमें अपने प्रस्तुत कर सकता है। बिल्कुल जो है, और सोनू आपसे इस मामले में भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश निवासी आलिया ने उत्तराखंड सरकार की ओर से राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण देने संबंधी अधिनियम को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। कहा गया है स्थायी निवासी नहीं है। इसको लेकर लोगों की प्रतिक्रिया, उत्तराखंड के लोगों की प्रतिक्रिया आपको मिल पाई है? देखिए, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, जो उत्तराखंड की स्थायी रूप से निवास करने वाली, अधिवास करने वाली जो महिलाएं हैं, उनके लिए तो एक राहत की और अच्छी बात है और सरकार के इस कार्य की प्रशंसा भी की जा रही है। लेकिन जो दूसरे प्रांतों की महिलाएं हैं, जो इन प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हुई हैं या आगे होने वाली हैं, उनके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है। और शायद यही वजह है कि जिसका आपने जिक्र किया, आलिया का, उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब आलिया ने अपनी याचिका दायर कर दी है, 4 जुलाई को इसमें अगली सुनवाई होनी है। सुनवाई के दौरान आखिर कोर्ट का क्या निर्णय होगा। देखिए, उत्तराखंड की मातृशक्ति को सशक्त करने के उद्देश्य से उत्तराखंड की महिलाओं को, युवतियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण देने के लिहाज से तो उत्तराखंड में धामी सरकार के फैसले की सराहना की जा रही है। लेकिन दूसरे प्रांतों की क्या स्थिति होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जी सोनू, बने रहिएगा आप हमारे साथ। बिल्कुल, महिलाओं के आरक्षण का मामला, 30% क्षैतिज आरक्षण का मामला हाई कोर्ट पहुंचा है। हाई कोर्ट के फैसले से पीसीएस के नतीजे अब तय होंगे। सरकार से जवाब भी मंगाया हाई कोर्ट ने। उत्तराखंड सरकार की ओर से राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण देने का विधेयक पास करने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। मंगलवार को सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 6 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। ये भी कहा है पीसीएस परीक्षा का परिणाम इस याचिका के अंतिम फैसले के अधीन होगा। अगली सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तिथि तय की गई है।
अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर हमें मिल रही है देहरादून से। जोशीमठ का भूधसाव मामला। जोशीमठ में भवन अब झुकने लगे हैं। प्रभावितों की फिर से चिंता बढ़ने लगी है। प्रभावित प्रशासन से लगातार अब मांग कर रहे हैं। तो भूधसाव का मामला लगातार जो है काफी समय से चला आ रहा है। जोशीमठ में कई लोगों को विस्थापित भी किया जा चुका है, लेकिन लगातार जो है दरारें आने का सिलसिला अभी भी जोशीमठ में जारी है। और कहीं ना कहीं जो लोग वहां पर हैं उनकी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बढ़ी हुई है, क्योंकि लगातार वहां पर जो है भूधसाव जो हो रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और अब भवन भी जो है जोशीमठ में झुकने लगे हैं। प्रभावित प्रशासन से लगातार जो है मांग भी कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सोनू हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, जोशीमठ भूधसाव मामला लगातार जो है, हालांकि वहां पर भूधसाव हो रहा है और सरकार अपना काम भी कर रही है, विस्थापित कर रही है, चरणबद्ध तरीके से लोगों को जो है विस्थापित किया जा रहा है, लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो लोग वहां पर रह रहे हैं, उनकी चिंता बढ़ी हुई है और लगातार वो सरकार से मांग भी कर रहे हैं। अब जिस प्रकार से खबर सामने आई कि अब भवन और झुक रहे हैं, इसको लेकर लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है वहां पर। अब देखिए, जो आपदा प्रभावित लोग हैं जोशीमठ के, वो चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो दरारें जिन भवनों में आई हैं वो मकान अब झुकने लगे हैं। और पहले जब ये मामला सामने आया था तो हमने तमाम अपडेट जोशीमठ के अपने दर्शकों तक पहुंचाए थे। लिहाजा अब इस वक्त जो है, जो मकान दरार से प्रभावित हैं वो झुक रहे हैं। और जो खेती वाला इलाका है जोशीमठ का, वहां पर जो दरारों का आकार है वो बढ़ गया है, वो गड्ढों का स्वरूप लेने लगे हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं प्रभावित, उनकी चिंता और ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि इस क्षेत्र के प्रभावित लोग आसपास के सरकारी भवनों में या किराए के भवनों में शिविरों में रह रहे हैं और स्थायी पुनर्वास की मांग भी कर रहे हैं। और आज की कैबिनेट से तमाम जो प्रभावित लोग हैं उनको काफी उम्मीद और आस है कि आज सरकार कोई ठोस निर्णय लेने वाली है कैबिनेट के माध्यम से। देखिए, तमाम जो प्रभावित लोग हैं, इनकी समस्याओं के समाधान के लिए ऐसा नहीं है कि राज्य और केंद्र सरकार ने कार्य योजना तैयार नहीं की है या तमाम एजेंसियों ने शोध नहीं किए हैं, रिसर्च नहीं किए। तमाम विशेषज्ञों ने इस क्षेत्र का अपडेट लिया है, रिपोर्ट तैयार की जा रही है। एक दौर की रिपोर्ट पर पीएमओ में समीक्षा बैठक भी आयोजित हो चुकी है। सरकार आज कैबिनेट में भी कुछ डिसीजन लेने जा रही है। तो राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लंबा प्रोजेक्ट है और ऐसे में इस दीर्घकालिक प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने में सरकार को समय लगेगा। देखिए, 1.5 माह का समय हो गया है। लोग प्रभावित जरूर हैं, शिविरों में रह रहे हैं, उनका ख्याल रखा जा रहा है, उनको तमाम व्यवस्थाएं भी उनके लिए की जा रही है। तो अब ये देखना होगा कि ये जो मकान झुक रहे हैं, इनका ध्वस्तीकरण भी आगे किया जाएगा या नहीं। और पहले होटलों का ध्वस्तीकरण किया जा चुका है, जो असुरक्षित भवन थे जिनको चिन्हित किया गया था उनका ध्वस्तीकरण किया जा चुका है। तो कैसे, हालांकि मकानों में फिलहाल लोग नहीं रह रहे हैं, वो शिविरों में रह रहे हैं। अब ये देखना हो कि आगे की जोशीमठ के भविष्य की कार्य योजना सरकार आखिर किस तरह से आगे बढ़ाएगी, ताकि इनका पुनर्वास भी किया जा सके सुरक्षित स्थानों पर, स्थायी तौर पर, और इन लोगों को फौरी तौर पर राहत भी दी जा सके। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कब तक राहत देने का काम किया जाता है, क्योंकि भूधसाव से प्रभावित जोशीमठ में मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पिछले कुछ दिनों से भले ही मकानों में नई दरारें आने का मामला सामने नहीं है, लेकिन जिन मकानों में पहले से दरारें आई वह अब झुकने लगे और उसको लेकर जो है लोगों की चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बने रहिएगा सोनू, मैं लौटूंगी आपके पास। तो साथ ही कुछ जगहों पर ज़मीन में गड्ढे भी नजर आ रहे हैं, जो श्रीनगर के लोगों की चिंताओं को और ज़्यादा अब बढ़ा दिया है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर देहरादून से ही है। मंडल स्तरीय कार्यालय की रिपोर्ट तलब की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रिपोर्ट तलब की है। राजधानी से संचालित हो रहे मंडल कार्यालय, सीएम धामी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। पौड़ी के विकास की कार्य योजना बनाने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, मंडल स्तरीय कार्यालय की रिपोर्ट तलब की गई है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रिपोर्ट तलब की, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? देखिए पूनम, उत्तराखंड जो है वो 2 मंडलों में बटा हुआ है। एक कुमाऊं मंडल है और दूसरा गढ़वाल मंडल। तो गढ़वाल मंडल चूंकि
गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है वो पहले पौड़ी जनपद में हुआ करता था और कमिश्नरी जो है वो पौड़ी जनपद से ही कामकाज किया करती थी। चूंकि कुछ समय बाद राज्य का गठन हुआ तो ये राजधानी बनी और राजधानी बनी तो राजधानी देहरादून में बनी, तो अस्थायी जो राजधानी वो देहरादून में। तो जो कमिश्नर स्तर के अधिकारी हैं, जो और विभागों के उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, उनके जो मुख्यालय हैं वो पौड़ी में भी स्थापित हैं। तो तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो पौड़ी में न बैठ करके, जिनके कैंप कार्यालय देहरादून में, वो देहरादून से ही कार्यों का संचालन करते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिवसीय पौड़ी का दौरा किया और वहां की जो जरूरत है, वहाँ के जो सर्वांगीण विकास है पौड़ी का, इसको बारीकी से महसूस किया और जिसके चलते अब मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट तलब की है पौड़ी से वापस लौटने के बाद कि जो मंडल स्तरीय जो कार्यालय पौड़ी में स्थित है उनकी स्थिति क्या है, कौन कौन से ऐसे विभाग हैं, किन किन कार्यालयों में पौड़ी बैठकर के अधिकारी कामकाज कर रहे हैं और कौन से ऐसे विभाग के कैंप कार्यालय हैं जहां पर जो अधिकारी हैं पौड़ी में न बैठ करके देहरादून में अपने कैंप कार्यालय से कार्यों का निस्तारण कर रहे हैं। तो इस स्थिति को स्पष्ट करने के उद्देश्य से भी और पौड़ी का जो विकास है, सर्वांगीण विकास हो सके, चहुमुखी विकास हो सके, इसको भी मुख्यमंत्री ने महसूस किया है। यही वजह है कि अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि इस रिपोर्ट को जल्द से जल्द सरकार को सौंपा जाए और उसके बाद फिर सरकार इसमें फैसला लेगी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री की चिंता है वो विकास के प्रति गंभीर चिंता है और ऐसे में आने वाले समय में ये स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। जो मंडल स्तर के अधिकारी हैं वो पौड़ी में भी समय व्यतीत करें, वहां पर बैठ के भी जनता की परेशानियों का समाधान करे और विकास के कार्य को आगे बढ़ाए और जो देहरादून में कैंप कार्यालय जरूरत पड़ने पर, जब राजधानी की में फाइलों के निस्तारण की जरूरत पड़ती है तो देहरादून में भी कामकाज को निपटाए। तो अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट को सबमिट करने के बाद आखिर जो स्थिति है वो कितनी साफ हो पाएगी। जी पुनः जी, बने रहिएगा सोनू, मैं लौटूंगी आपके पास। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर भी देहरादून से। 4 धाम यात्रा का किराया बढ़ाने की तैयारी है। अब 4 धाम यात्रा का किराया बढ़ेगा। संयुक्त यात्रा रोटेशन समिति ने निर्णय लिया है। सर्वसम्मति से किराए में बढ़ोतरी का निर्णय यहां पर लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सोनू लगातार बने हुए। सोनू, कितने प्रतिशत तक किराया बढ़ सकता है? संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगी। और देखिए, ये 5% बढ़ाने का एक प्रस्ताव तैयार किया गया है और इस प्रस्ताव को परिवहन विभाग को भेजा जाएगा। देखना होगा कि जो परिवहन विभाग है आखिर वो इसमें अपनी सहमति प्रदान करता है या नहीं। जी सोनू, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल हमारे संवाददाता सोनू ने बताया कि 5% तक यहाँ पर बस का किराया बढ़ेगा। 4 धाम यात्रा का किराया यहाँ पर बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।